नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम वादे पूरे या अधूरे में। भारत की आजादी के बाद से सरकारों ने औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास पिछड़ गया और किसानों की समस्याएं बनी रहीं। समय के साथ हरित क्रांति और विभिन्न योजनाओं से कुछ सुधार हुए, पर गांव के विकास के लिए कुछ खास हो नहीं पाया। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा भारत गांव में रहता है, लेकिन गांधी जी की इस बात को हमारी सरकारों ने शायद गंभीरता से नहीं लिया। आजाद भारत की पहली सरकार पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी और उस सरकार ने कई मूलभूत और अच्छे काम शुरू किए, जैसे वयस्क के मताधिकार, तटस्थ विदेश नीति और सेकुलर शासन व्यवस्था। लेकिन गांव की तरफ यथोचित ध्यान नहीं रहा, क्योंकि शायद गांव का दर्द उस सरकार को पता नहीं था। उस सरकार के अगुवा नेहरू जी विदेशों में पढ़े बड़े हुए थे। उनका सीधा संबंध कभी भी गांव के अनपढ़ गरीबों से नहीं रहा था। शायद यही कारण रहा होगा कि उनकी सरकार का फोकस गांव के गरीब पर न होकर देश को तेजी से आगे बढ़ाने पर रहा होगा। उन्होंने बड़े बड़े बांध जैसे भागड़ा नागल बांध, जमरानी बांध, रिहिंद और कोयना बांधों से जैसे बिजली उत्पादनों के कामों पर ध्यान दिया और उन बांधों से जहां तहां नहरों के माध्यम से पानी पहुंचा। इन्हीं के साथ आईआईटी कॉलेज, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और शहरी विकास पर फोकस रहा। वो सिलसिला आज भी जारी है। 2014 के बाद ग्रामीण विकास पर गति आने की बात कही जाती है। ग्रामीण विकास का ध्यान सिर्फ चुनाव के पहले आता है। गांव वोट के लिए जरूरी है, इसलिए वहां जाकर हजारों वादे किए जाते हैं, पर हकीकत क्या है हम आपको दिखाते हैं। वादे या तो मोहब्बत में किए जाते हैं या फिर रिश्तों में, पर वादे राजनीति की दुनिया में अक्सर ही जनता को लुभाने के लिए यहाँ के आसीन और गैर आसीन राजनीति के योद्धाओं के द्वारा भी किए जाते हैं। वो हर बात जो आम जनता से जुड़ी होती है, इस राजनीति के सिपह सलारों को बखूबी मालूम होती है और वो जनता की नब्ज को जानकर वो वादे करते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि वो वादे कुर्सी पर आसीन होने के पहले जो किए जाते हैं, वो वास्तविकता में आसीन होने के बाद कितने पूरे होते हैं। इसी सवाल को जहन में रखकर अब हम आपको वादों की हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। के न्यूज आपको दिखा रहा है वादों की वो हकीकत जो सच और पुख्ता है, न कोई बनावट और ना ही कोई अधूरी जानकारी। सच और झूठ के हर पहलू से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जनता की आवाज को आप तक हम पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, क्योंकि के न्यूज की टीम निकल पड़ी है जिले जिले जनता से पूछने उन वादों की हकीकत, वादे पूरे या अधूरे। वैसे तो हर जिले की अपनी ही समस्याएं हैं, पर आज हमारी टीम ने हमीरपुर जिले की ओर रुख किया और जाना कि यहाँ की आधारभूत समस्याएं आखिर क्या हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की जनता को वर्तमान में प्रमुख रूप से बदहाल सड़कों, भीषण गर्मी में बिजली कटौती, पेयजल किल्लत और निर्माण कार्यों में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में किसानों को कृषि संबंधित दिक्कतें और विकास योजनाओं की धीमी गति भी मुख्य चिंता का विषय है। राजनीति में जनता को लुभाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए अक्सर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आज के न्यूज़ इंडिया की टीम उन सभी वादों की जमीनी हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पे उतर चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी हमीरपुर जनपद के राठ तहसील को उरई से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 21 पर है। ये मेरे साथ ही आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये स्टेट हाईवे 21 है, जिस पर अब जगह जगह गड्ढे नजर आने लगे हैं, जिसके कारण से इसके ऊपर चल रहे जो ट्रैफिक है, जो वाहन है, उनकी गति पर भी लगाम लग चुकी है। साथ ही आपको बताते चले कि इस स्टेट हाईवे जो है ये 4 लेन हाईवे है, लेकिन इस पे जगह जगह गड्ढे होने की वजह से जो ट्रैफिक है अब वो सिंगल लेन पे चलने को मजबूर हो चुका है। लोगों का कहना है कि गड्ढे होने की वजह से जो वाहन है वो अक्सर एक ही पट्टी पर चलते हुए नजर आते हैं, जिस कारण जो वाहन है वो आमने सामने आने की वजह से कभी कभी यहाँ बड़ी सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं।
ना तो कभी किसी अधिकारी ने यहाँ आकर सुध लेने का प्रयास किया, ना ही कभी किसी राजनेता ने ग्राउंड पर उतरकर यहाँ के हालात जानने की कोशिश करे। आखिर हमीरपुर की जनता कब तक इस तरह बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर रहेगी? सड़कों की खराब स्थिति, गड्ढे और दुर्घटनाएं। जिले के कई मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन हादसे होते हैं। मरम्मत में देरी, निर्माण कार्य में लेट लतीफी के कारण आवागमन बेहद जोखिम भरा हो गया है। मुख्य मार्गों पर सड़कें इतनी बदहाल हैं कि हाईवे पर सिंगल लेन पर चलना पड़ता है और इससे कई हादसे होते हैं। इसमें इतनी साली है कि वो ठेकेदार था जो वो 5 साल खा गया बनाते बनाते। गारंटी जो थी 5 साल की गवर्नमेंट की वो तो चली गई स्टेट हाईवे बनाते बनाते। और जो बबूल के पेड़ खड़े रहे इसमें, पहले उसने बना दिया, डामरीकरण कर दिया, फिर बाद में बबूल के पेड़ हटाए तो उसमें गड्ढे तो वे स्वाभाविक होंगे। और जो यहाँ की जनप्रतिनिधि है वो ध्यान नहीं देते इस बात पे। अच्छा, कभी कोई अधिकारी आए ये सब देखने? कभी आए, कह रहे थे कि जांच होगी जांच होगी, विधायक जी ने वहाँ कहा था कि जांच होगी, कोई जांच नहीं हुई, सब खाना पूर्ति हो गई है। अच्छा, अक्सर देखा जाता है ये जो 4 लेन हाईवे है, लेकिन आदमी नियमों का उल्लंघन करके दूसरी पट्टी में चलने लगता है। क्या करें सर, उल्लंघन तो करेंगे ही जब इसमें इतने गड्ढे हैं कि इससे चल ही नहीं सकते। उस मजबूरी है कि उस तरफ जाना पड़ता है। वो सड़क उस तरफ की लाइन सही बनी तो उसमें भी पानी भरने लगा। इनने इस तरह से बनाया कि इनकी कोई जाने कौन सी टेक्नोलॉजी थी। अच्छा, तो बड़ी दुर्घटनाएं भी होती होंगी? बिल्कुल होती हैं, बड़ी दुर्घटनाएं आए दिन होती हैं दुर्घटनाएं। ये भाई साहब ये दिक्कत है कि जैसे गाड़ी गड्ढे में गिरती है, ना छोटी गाड़ी है ना सत पाए तो भाई साहब गिर जाते, हम लोग गिर जाते, और दुर्घटना भी भाई साहब ऐसी में हो जाती है। ये लोग अब सिंगल लाइन पे चलने लगे उल्टी तरफ, ये किस वजह से? अब एक तरफ गड्ढे हैं भाई साहब, उस साइड में ज्यादा, साइड रोड सही है, सब लोग इसी साइड पे भागते हैं ज्यादा, उल्टी साइड। अब भी लोग हैं उस उल्टी साइड आते हैं, गड्ढा गुड्डी नहीं देखते, समझ गड्ढे गाड़ी गई सुबह दुर्घटना हो जाए, कहो गिर पड़े लग जाए। तो कभी कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ देखने? कोई भाई साहब नहीं आते अधिकारी, कोई राजनेता भी नहीं आता? भाई साहब नहीं, कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं भाई साहब। कितने समय से, कितने साल से इस तरह? भाई साहब जब से ये रोड बना है, जब से कुल दिन से बेकार हो चुका है। अभी थोड़े दिन में बांध बन गया था थोड़ी बहुत, फिर जब से कोई किसी ने नहीं बनाया जी। आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, रोज कैसी रास्ते से होकर गुजरते हैं? ये जो राड से उरई स्टेट हाईवे है, इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, इस तरह में किस तरह की दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? यहाँ पे सिंगल रास्ता है, इसी रास्ते से हम लोगों को रोज जाना पड़ता है। और यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुके हैं, यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी दिक्कत करती है। संभावना भी होती है। सरकार से क्या अपील करेंगे? ये हमारा रोड बनना चाहिए, गड्ढे भरने चाहिए। हाँ। एक्सीडेंट होते हैं और एम्बुलेंस में भी आने जाने में, वाहन में भी बहुत दिक्कत होती है, और बड़े बड़े गड्ढे हैं तो रोज एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, देखा जाता है ये जो स्टेट हाईवे ये 4 लेन है, लेकिन लोग जो हैं वो अक्सर नियमों का उल्लंघन करके दूसरी तरफ भी चलने लगते हैं। क्या गड्ढों की वजह से? गड्ढों की वजह से चलते हैं, जिस तरफ रोड सही है उस तरफ वाहन ज़्यादा चलती है, तो बड़ी दुर्घटनाएं भी होती होंगी। तो कभी कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ जानने? नहीं, कभी नहीं आता। अभी आए दिन घटनाएं होती हैं जो कि जानलेवा हैं, और अच्छी तरह से वाहन भी नहीं चल पाता। 2 पहिया वाहन चलना तो बहुत ही मुश्किल है। 4 पहिया धीरे धीरे आते हैं, और जब से ये बना है तब से 1 ही साल रहा है, इसके बाद गड्ढे हो गए। तो कभी ये गड्ढे ठीक नहीं किए गए अब तक? कभी नहीं ठीक किए गए, और कभी रिपेयरिंग की गई है, लेकिन थोड़ी सी, जैसे पुताई की जाती है, खाना पूर्ति की तरह किया गया। तो कभी कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ देखने? नहीं, गड्ढे तो ये रोड देखने तो नहीं आया कोई। और यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वादे पूरे या अधूरे, चलिए देखते हैं ग्राउंड जीरो से इन ग्रामीणों की समस्याएं। अभी हमने आपको राठ उरई स्टेट हाईवे 21 की तस्वीरें दिखाई हैं, और अब हम किसानों के बीच उनकी समस्याओं से रूबरू होने पहुंच चुके हैं। किसानों के हाल जानिए उनकी मुंह ज़बानी।
कृषि, सिंचाई और खाद। बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण यहाँ किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी और खाद की उपलब्धता से जूझना पड़ता है। बिजली और पेयजल संकट, अघोषित कटौती, भीषण गर्मी में सुमेरपुर और अन्य क्षेत्रों में बिजली घंटों गुल रहने से आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित होता है। सरकारी क्रय केंद्रों पर अव्यवस्था, समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं या धान बेचने के लिए किसानों को सरकारी केंद्रों के चक्कर काटने पड़ते हैं। बिचौलियों की दखलंदाजी और नमी के नाम पर फसल की खरीद में कटौती से किसानों का मुनाफा मारा जाता है। कि हमें ये है कि जो सरकार ने फ्री का जो दे रखा है कि लाइट हम फ्री दे रहे हैं किसानों को ट्यूबवेल के लिए, उसमें यदि किसान 1-2 बल्ब भी यदि एक्स्ट्रा जला लेता है तो अधिकारी जो दौरे पर आते हैं तो उस पर क्या है उनका कि मुंह मांगे फिर वो पैसे वसूलते हैं कि 8 से 10 हज़ार का जुर्माना लगाएंगे, 15 हज़ार का। हम तो ये चाहते हैं सरकार से कि वो फ्री ना दे हमें, भले ही वो उसमें बिल ले हमसे या जितना भी फिक्स जो प्राइस पहले फिक्स जो मतलब रहता था कि 20-25 हज़ार रुपये जो भी सालाना जो भी सरकार तय करे वो ले हमसे किसानों से, लेकिन लाइट की भी जो 8 से 10 घंटे देते हैं वो 15 से 16 घंटे की जाए और 2-4 वक्त जो हम एक्स्ट्रा जला लेते हैं रात बिरात कीड़े मकोड़ों के लिए, तो उसमें ये जो अधिकारी आ रहे हैं वो ऐसा ना कर पाएँ। खाद को लेकर किस तरह की दिक्कत है? खाद को लेकर तो ये है कि 2-3 साल से किसानों को खाद उपलब्ध हो ही नहीं पा रही है और जो हो भी रही है तो वो ऊंचे दामों पर हो रही है। खाद की कालाबाजारी हो रही है कि जो 1350 रुपये जो DAP की तय करते हैं गवर्नमेंट की 1350 रुपये, वो 1350 में तो हमें मिलती ही नहीं है। वो या तो वो 2000 रुपये मिलती है या 1800 रुपये मिलती है। और चाहे वो यूरिया के बारे में ही कहा जाता है, यूरिया हमें 270 रुपये जो तय करती है गवर्नमेंट, वो 270 में भी नहीं मिलती, 400 रुपये, 450, 500 रुपये तक चली जाती है। अच्छा, आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले गेहूं वगैरह बेचने गए होंगे गल्ला मंडी में, हाँ। MSP को लेकर किस तरह की दिक्कतें आई थी? MSP को लेकर ये है कि उसमें भी कालाबाजारी हो रही है। MSP में हमें प्रति क्विंटल 120 रुपये, 150 रुपये तक किसान ने दिया है। मैंने खुद क्या घूस दी है? हाँ, घूस दी है हम लोगों ने, तब जाके हमने सरकारी खरीद पर हमने अपना गेहूं बेच पाया, नहीं तो वो नंबर का बोल के 1-1 महीने तक का नंबर नहीं आ रहा है किसानों का। सरकार से क्या कुछ मांग है? सरकार से मांग ये है कि बिजली हमारी मतलब 15 से 16 घंटे करी जाए, भले ही हमसे बिल के तौर पे वो जितना भी मतलब अमाउंट तय करें वो उतना देंगे किसान। और ये जो खाद की कालाबाजारी चल रही है उस पर थोड़ा ध्यान दें। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनके पास टाइम नहीं रहता है बात करने के लिए, और जो टोल फ्री नंबर दे देते हैं कि जगह जगह ये टोल फ्री नंबर है इस अधिकारी का, इस अधिकारी का ये टोल फ्री नंबर है, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं किसान को। इस समय किस चीज़ की खेती किसानी कर रहे हैं आप लोग? गन्ना लगे हुआ है। अच्छा, सिंचाई को लेकर क्या दिक्कत है? लाइट वगैरह की? लाइट की भी दिक्कत है, नहर की भी दिक्कत है। लाइट मुश्किल से इस सीजन में 7-8 घंटे मिल पाती है। कहीं तार टूट जाते हैं, कहीं खंभे टूट जाते हैं, रातों लाइट चली जाती है, दिन में लाइट फिर मिलती नहीं है क्योंकि वो कह देते हैं कि वो रात को भर मिलेगी। तो किस तरह की समस्याएं हो रही हैं ऐसे? लाइट की है, नहर की है, किस चीज़ की समस्या नहीं है ये पूछिए आप। हर चीज़ की समस्या है, खाद की समस्या है। कितने घंटे लाइट चाहिए आपको? लाइट चाहिए कम से कम हमें 16 घंटे 18 घंटे। अच्छा, खाद वगैरह को लेकर क्या समस्या आ रही है इस समय? खाद की भी तो गंभीर समस्या है। क्या कुछ है? खाद मिलती नहीं है, और मिलती है तो ब्लैक में मिलती है। 2000 की DAP लो और 450 की बोरी यूरिया की लो। गेहूं वगैरह को लेकर क्या कुछ समस्या हुई थी आप लोगों को? गेहूं के लिए भी लाइट की समस्या बहुत गंभीर रही। तो कभी कोई सुनवाई करने नहीं आता, कोई अधिकारी देखने नहीं आता आप लोगों को? देखने तो कोई नहीं आता है, हम जाते हैं जब तो वो पूरी करते नहीं है, तो देखने की बात तो बहुत दूर की बात। अच्छा, जब आप लोग अभी खेती अपनी जो गेहूं वगैरह होगा उसको बेचने गए होंगे गल्ला मंडी में, तो किस तरह की वहाँ MSP को लेकर दिक्कत आई थी? MSP तो ठीक है, 130 रुपये, 40 रुपये, 150 रुपये दो तो लाओ, न वरना ना लाओ। क्या बिचौलियों का भी खेल था वहाँ? बिचौलिया का सूद अगर चाहे जिससे बात करो 150 रुपये कहेगा। 150 रुपये क्या कुंटल खर्चा? और आप लोगों को कितना मतलब मिलना चाहिए था, क्या उम्मीद थी आप लोगों को? हम ये समझते हैं कि जितना गवर्नमेंट का तलाई का है वो खर्चा लिया जाए, बकाया हमारी तलाई की जाए। क्या सरकार से क्या कुछ मांगे हैं आपकी, लाइट को लेकर, MSP को लेकर, खाद को लेकर?
लाइट को लेकर है कि 18 घंटे लाइट मिलनी चाहिए। सिंचाई के लिए नहर आती ही नहीं है और वो टेल तक दिखा देते हैं एक दिन के लिए, बकाया कह देते हैं नहर चल तो रही है, चली है नहर, अब बस इसके बाद कोई पानी ना आता ही नहीं है। और ट्यूबवेलों पे है तो लाइट नहीं आती है, 6-7 घंटे में सिंचाई हो पाती है। हर फसल वो मतलब ख़राब हो जाती है, फिर पानी मिलता है उसमें तो उसका उत्पादन बहुत कम मिलता है, हमारी लागत ही मुश्किल निकल पाती है। बस आप लोग खेती किसानी कर रहे हैं, ऐसे में सिंचाई को लेकर लाइट की किस तरह की समस्याएं हैं? लाइट की बहुत भारी समस्या है, सिंचाई पूरी नहीं हो पाती है। कितने घंटे लाइट आती है? 7-8 घंटे लाइट आती है। अच्छा, बेहतर किसानी के लिए कितने घंटे लाइट चाहिए आप लोगों को? कम से कम 15-16 घंटे। अच्छा, खाद वगैरह की भी कोई समस्या आ रही है? खाद की समस्या ये है कि खाद मिल नहीं रही है, परेशान है। आप परेशान हैं, आपको खेती करनी है। इस समय किस चीज़ की बुआई करें? धान की। आप किसान हैं, किसानी करते हैं, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं इन दिनों लाइट को लेकर? जी, लाइट की भी ज़्यादा गंभीर समस्या है। मतलब जो है कह रहे हैं कि 8-10 घंटे लाइट मिलेगी, लेकिन जो है वो 7-8 घंटे लाइट मिलती है। इससे हमारी भरपाई नहीं हो पा रही है। धान भी हमारा जो है गड़बड़ा जाता है, गर्मियों की फसल भी हमारी जो है सही सलामत नहीं आ पाती। इस समय किस चीज़ की बुआई कर रहे हैं? इस समय सर हमने जो है मूंग काट के धान की तैयारी कर रहे हैं और धान की नर्सरी भी हमारी जो है उठ चुकी है। केवल प्लांटेशन 15 दिन बाद होना, तो वो खाद की एक समस्या है, खाद भी उपलब्ध नहीं है, खाद तो मिले ही नहीं रही हम। क्या सरकार से क्या गुजारिश करेंगे? सरकार से यही मतलब जो है प्रार्थना है कि मान के चलो हमारी जो है खाद किसानों की जो है समस्या सबसे बड़ी खाद की, खाद वगैरह मिल जाए तो कुछ मतलब जो है जीविका चले हमारा। अभी जब आप लोग अपनी फसल को बेचने गल्ला मंडी गए होंगे तो वहाँ MSP को लेकर कोई इसी तरह की कोई दिक्कत आई? हाँ सर, वहाँ मतलब जो है दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत आई है। वो जो है बहुत परेशान किसान, पैसा देने पे भी मान ली मतलब जो है चल पा रहा हमारा। अब तो खैर खत्म ही है सब, घर पर फ्री है। प्रशासनिक उदासीनता और बुनियादी सुविधाएं, लंबित शिकायतें, सड़क हादसों और आपराधिक मामलों में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर स्थानीय संगठनों के द्वारा अक्सर ही ज्ञापन सौंपे जाते हैं, पर इन ज्ञापनों का क्या होता है ये आप भी सुन लीजिए। प्रशासनिक उदासीनता हो या सुविधाओं के अकाल में पड़ी शिकायतें, सड़क दुर्घटना हो या आपराधिक कोई मामले, अक्सर देखा जाता है आप लोग न्याय दिलाने के लिए पीड़ितों के हक से ज्ञापन देने जाते हैं। क्या लगता है उन ज्ञापनों का क्या होता है? उन ज्ञापनों को माननीय पत्रकार महोदय, हमें तो लगता है कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग ज्ञापन देते हैं तो एक ज्ञापन की अवधि होती है कि उस ज्ञापन को आप लेकर उसके बाद एक अवधि के बाद जो देने आते हैं लोग, उनको सूचना कराई जाए कि इस ज्ञापन पर क्या एक्शन हुआ, किस प्रकार का कार्रवाई उसमें हुई। लेकिन हमारे यहाँ इतनी बुरी स्थितियाँ हैं कि अभी NH वाले मामले में हम लोग ज्ञापन देने गए, कई हमारे साथी गए, कई हमारी बहनें गईं, तो हम लोग करीबन 2 से 3 घंटे बराबर DM साहब के ऑफिस के सामने बैठे रहे, लेकिन किसी प्रकार से किसी भी अधिकारी ने हमारा ज्ञापन नहीं लिया। और उल्टे उन्होंने डराने के लिए 16 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए और 40 लोग उनमें अज्ञात कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी उदासीनता है शासन की, प्रशासन की, और अधिकारियों को खुली छूट है अपनी मनमानी करने की। अच्छा, आप लोग ज्ञापन देने जाते हैं, ऐसे में क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या किसी तरह का कोई दबाव महसूस करते हैं? बिल्कुल करते हैं। शासन प्रशासन बिल्कुल पूरे तरीके से दबाव महसूस कराता है, डर महसूस कराता है कि आप आए हो, इतने आपके ऊपर मुकदमे कर देंगे, इतना आपको प्रताड़ित कर देंगे कि अगली बार आप खुद नहीं और आपके लोग जो साथ में लोग होंगे वो भी ज्ञापन देने नहीं आएंगे। इतना दबाव प्रेषित कर देते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई पीड़ित है तो होता क्या है आजकल कि जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके ऊपर घटना हुई है, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन भी आजकल उल्टे मुकदमे लिख देती है। जो पीड़ित है उसको न्याय न दे करके उल्टा उनके ऊपर कर देते। तो उस वजह से हम लोगों का भी दायित्व है कि अगर हम समाज में रह रहे हैं, सामाजिक इंसान हैं, तो समाज की पीड़ा को हम लोग समझें। अगर कोई और नहीं समझ रहा है तो हम लोग निकल के एक संगठन के माध्यम से बाहर निकल के समाज की व्यथा को समझ के हम लोग ज्ञापन लेकर के जाते हैं। और होता ये है कि जैसे हम ज्ञापन लेके जाते हैं, ज्ञापन भी वहाँ तक हम लोग पहुँचाते हैं और लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं आता है। तो हमें तो यही लगता है कि उस ज्ञापन को अब पता नहीं वहाँ तक जहाँ तक पहुँचना चाहिए
वहाँ तक वो पहुँचता भी है कि नहीं पहुँचता है। अब ये अगर क्योंकि पहुँचता तो कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर कार्रवाई होती। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग थोड़ा सा वो हैं। और होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति समाज में निकल के एक तो बहुत कम लोग समाज सेवा करना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके ऊपर ही ये उसकी मंशा जाने बगैर कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है, और उल्टे उन्हीं को परेशान किया जाता है, उनके नाम पे मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं। जैसे अभी करंट में हम लोग ही NS-34 इस मुद्दे पे जाके हम लोगों ने वहाँ एक ज्ञापन देना चाहा, और हम लोग नामजद में हैं। मैं 16 नामजद लोगों में से हूँ और 40 लोग अज्ञात हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज्ञापन और आंदोलन दमनात्मक रवैये के शिकार हो चुके हैं। जिस प्रकार से भी दमन किया जा सकता है, आंदोलनों को किस प्रकार से रोका जा सकता है, ज्ञापनों को किस प्रकार से रोका जा सकता है, रोकने का पूरा प्रयास होता है। साथ ही अधिकारियों को जो भी किसी भी तरीके से अगर छोटे-छोटे ज्ञापन दिए भी जाते हैं, उन ज्ञापनों में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग या स्थानीय और भी जो भी संगठन जो ज्ञापन देते हुए नजर आते हैं, उसकी सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ पे जो पुलिस विभाग में अधिकारी बैठे हैं या और भी जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, इनकी निष्क्रियता है। अगर ये आम जनता की, आम जनमानस की भावनाओं को समझें और समस्याओं का तत्काल निराकरण करें तो हम लोगों को ज्ञापन देने की आवश्यकता ही न पड़े। आए दिन हम लोग ज्ञापन देने जाते हैं, ज्ञापन देने जाने के बावजूद भी अगर 10 ज्ञापन दे रहे हैं तो 3 ज्ञापनों में निस्तारण होता है, 7 फिर भी पेंडिंग पड़े रहते हैं। ये हमारे यहाँ के अधिकारियों की बहुत बड़ी उदासीनता है और ये बहुत ही गलत और घृणित कार्य है। आए दिन हम सब लोगों को इससे दो चार होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है और न्याय के लिए आम आदमी दर दर भटकता है। वो बात जो आम जनता कहना चाहती है और सुन ली जाती है, और वादे भी यकीकी तक कर दिए जाते हैं, पर उन वादों की जमीनी हकीकत हम और आप देख ही रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी और जिले के हालातों को लेकर। तब तक आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का